वैसे तो 2022 में विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने वाला है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश पर झोंक दिया है। सारे समीकरण भी आजमाए जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो देश की जनता बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपी की पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। प्रधानमंत्री ने जो देश की जनता से, किसानों से वादा किया था, उन्होंने 3 कृषि कानून को वापस भी ले लिया। इसके बावजूद लगातार हंगामा जारी है। क्या आपको लगता है कि तमाम राजनीतिक दल जानबूझकर ऐसा कर रही हैं ताकि जनहित के जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा ना हो सके? देखिए, एक बात की तो आप सराहना करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार कोई जिद नहीं करती कभी चीज के लिए। देखिए, हम लोग जीएसटी लाए, लोगों की आपत्तियां आई और अब तक शायद 1100-1200 संशोधन हो चुके हैं, शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे। और जब हम ये 3 कानून लाए तो बहुत सारे संगठनों से बात करके लाया गया था। ये सोच के लाया गया था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, उनके भले के लिए लाया गया था, बिचौलियों को बाहर करके, मंडियों को मजबूत करके। लेकिन कुछ इस तरह का दुष्प्रचार किया गया किसानों के बीच में कि वो द्वेलित हो गए। और जब हम उनको नहीं समझा पाए तो प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस ही नहीं लिए, बल्कि किसानों से क्षमा इस बात की मांगी कि मैं पहले आपको समझा देता और ये आपको नहीं समझा पाए, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब एक कमेटी बना दी गई कि भाई आपके जितने विषय हैं उन पर एक कमेटी चर्चा करेगी, तय करेगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्वाभाविक है, जो कोई भी कमेटी बनती है तो रातों रात कानून नहीं बनते। जैसे एमएसपी की बात हो रही है, जैसे अन्य बातें हो रही हैं, तो कुछ भी चीज़ों को तो वापस तत्काल लिया जा सकता है, पर एमएसपी जो उनकी मुख्य मांग है वो नहीं हो सकती। अब विपक्ष को ये बिल्कुल अंदाज नहीं था कि इस तरह से ये कानून वापस हो जाएंगे। अब वो बिल्कुल बेचैन हो गए क्योंकि कई प्रदेशों में चुनाव हैं। तब चुनावी दृष्टि से उसका राजनीतिकरण करते हुए किसानों को भड़का रहे हैं। लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जो किसान यूनियन के नेतागण हैं वो बहुत ही गंभीरता से प्रधानमंत्री के और सरकार के प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। और 4 तारीख को संभवतः कल उनकी बैठक भी है। और मैंने जो सुना है उनके वक्तव्यों को, तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो इस कह रहा है कि भाई ओवरनाइट तो एमएसपी का निर्णय नहीं होगा, हम बैठ के बात करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विवेक का प्रयोग करते हुए किसान वापस अपने घरों को लौटेंगे। बहुत कष्ट सहा है उन लोगों ने और अब उन्हें लौट जाना चाहिए। जब सरकार खुद आगे बढ़कर कानून वापस लेके आपसे बात करने को तैयार, यही आपकी मांग थी। लेकिन विपक्ष जो है वो चाहता है कि चलता रहे। उन्हें किसान के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, उनकी आय से कुछ लेना देना नहीं। अगर होता तो 70 साल में क्यों नहीं किया। लेकिन अगर कोई सरकार कर रही है तो उनको रास नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है, पर मुझे लगता है कि किसान विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे। इसके अलावा अगर महंगाई की बात करें तो पूरा विश्व परेशान है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से महंगाई को लेकर लगातार हमारे देश में राजनीति होती है, क्या आपको लगता है अगर सरकार के साथ विपक्ष भी एक राय बनाता तो जनता को थोड़ी सी राहत मिलने की गुंजाइश थी? क्योंकि देखा जाए तो लगातार इसको लेकर सियासत हो रही है। देखिए, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं जैसे सब्जी है, फल है, तो आपने देखा होगा हमेशा जब बरसात आती है तो थोड़ा सा दामों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उस समय खराब होने की स्थिति ज़्यादा होती है। हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं जो पेरिशेबल है, जो नष्ट होने वाली खाद्यान्न है। लेकिन जहाँ तक तेल का प्रश्न, उससे लोग परेशान थे। दालें हैं, तेल है, तो जब तेल का दाम बढ़ता है, जब कच्चे क्रूड ऑयल का तेल दाम बढ़ता है, तो यहाँ पर भी डीजल, पेट्रोल आदि का दाम बढ़ता है। तो स्वाभाविक है ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ता है, तो उसके वजह से दाम बढ़ते हैं। लेकिन ये अपने हाथ में नहीं है। आपको लोगों को सबको मालूम है कि अपनी आवश्यकता का अधिकांश तेल हम आयात करते हैं। और ओपेक ने इस बार जिस तरह का काम किया उससे पूरी दुनिया परेशान थी। और इसीलिए अब सारी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, वो अपने रिजर्व्स को, जो उनके भंडारण हैं, उनको खोल रहे हैं। जैसे 5 मिलियन टन हम लोग गैस अपना ये कच्चा तेल बाज़ार में ला रहे हैं। इसी तरह से 50 मिलियन टन अमेरिका ला रहा है, चीन ला रहा है। सब अपने देश खोल रहे हैं भंडारण को। अब ओपेक का दिमाग थोड़ा ठिकाने आया, वो दामों को कम करेंगे। और आपने देखा कि पिछले 2 महीने में दाम काफ़ी गिरे हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय दाम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में ही तय होते हैं। तो सरकार निरंतर ये प्रयास करती है कि सस्ते दामों पे लोगों को हर चीज़ मिले। और
उसके अब ये बीच में थोड़ा सा हुआ बढ़ा, लेकिन अब तेजी से दाम घटने शुरू है। मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में दाम काफ़ी स्टेबलाइज हो जाएंगे। जैसे आपने देखा रिफाइंड तेल तो ऑलरेडी 1.5 पे आ गया है, 150 रुपये पर। अभी हाँ, आपका जो सरसों का तेल है वो थोड़ा ऊंचा है, और दालें भी थोड़ी थोड़ी कम हुई हैं। अब मैं तो गृहिणी हूँ, रोज़ ही देखती हूँ, तो सब्जियों के दाम भी कुछ कुछ नीचे आ रहे हैं, लेकिन और कम होने चाहिए, और इसके लिए सरकार प्रयासरत है। आपके राज्य उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है, सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। आपको सबसे ज्यादा खतरा किस पार्टी से है? देखिए, खतरा तो दूसरों को लग रहा है, डर लग रहा है, बल्कि खतरा नहीं डर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें लेकर इस समय विद्यमान है, और सौभाग्य से जितनी भी सर्वे आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी और योगी जी दोनों की क्षमता में लोगों को कोई संदेह नहीं है। उनके साफ सुथरे उनके कार्यकाल का, कि कैसे उन्होंने, मतलब निष्कलंक हैं दोनों नेता, और जो उन्होंने प्रयास किए, चाहे वो कोविड के रहे हों, चाहे वो निवेश के रहे हों, बिजली का, पानी का, सड़क का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। MSME, कल लोग बहुत शोर मचा रहे थे जब कोरोना की बात हो रही थी कि छोटे उद्योग, सूक्ष्म उद्योग बर्बाद हो गए। आपको जान के हैरत होगी कि 2017 में जो उत्तर प्रदेश की सरकार आई तो 90,000 MSME थे, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग उत्तर प्रदेश में। उसमें 73 लाख और जुड़े हैं, तो 90 लाख और 73 कितना हो गया? हम लोगों ने लगभग जितने 70 साल में आए थे, 5 साल में निवेश कर दिया। और ये भी जानकारी लोगों को नहीं है कि करीब करीब इस पूरे जो MSMEs हैं, इसके अंतर्गत 2.5 लाख करोड़ रुपए ऋण उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे उद्योग वालों को दिया है, कुटीर उद्योग वालों को दिया। ODOP, एक जनपद एक जिला, एक जनपद एक उत्पाद का कार्यक्रम शुरू किया है, निवेश बढ़ गया है। तो हर तरह से उत्तर प्रदेश बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये समझती हूँ, ऐसी परिस्थिति में कोई कुछ भी कहे, जनता को दिख रहा है जैसे माफियों को पीटा गया है, जैसे उनकी संपत्तियों को लिया गया है, जैसे हर तरफ चाहे वो बलात्कार हो, चाहे हत्या हो, सब में कमी आई है। 35-30% की कमी आई है। आज लड़कियों को उतना डर नहीं, अपहरण संस्कृति समाप्त हो गई उद्योग उत्तर प्रदेश में। तो चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास हो, सब में पारदर्शिता है, अच्छा है, और योगी जी की योग्यता और मोदी जी का नेतृत्व। हम 325 से बढ़कर ही आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे। प्रियंका गांधी भी बहुत मेहनत कर रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान भी किया है। क्या भाजपा भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगी? कांग्रेस की सबसे बड़ी संकट ये है कि इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, और कार्यकर्ता हो कैसे जब इवेंट टू इवेंट चलेगा। पूरी तरह से केंद्रीकरण है शक्ति, ताकत का संगठन, हर चीज। यानी कि एक जिले में अध्यक्ष कौन होगा ये भी दिल्ली से तय होता है। तो वहां पर ना तो इनके पास कार्यकर्ता है, ना अच्छे लोग हैं। दूसरा, इवेंट टू इवेंट, कोई घटना हो गई, आए वापस चले गए। चुनाव हुए कितने साल हो गए लोकसभा का? 2 साल हो गए, 2.25 साल। इन 2 वर्षों में कितनी बार प्रियंका जी अब निकली हैं डेली बेसिस पर? तो देखिए, जब चुनाव के करीब आप घूमते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और कांग्रेस ने इतना लंबा शासन किया तो लोग पूछते हैं कि तब आप क्या कर रहे थे? आखिर पंजाब में चुनाव है, देना 40% सीटें वहाँ महिलाओं को, क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं आज आपसे कह रही हूँ, नोट करके रख लीजिए, ये बात मैंने 2016 में राहुल गांधी जी को कही थी कि अगर आज चुनाव हो जाए तो आपकी 10 सीटें नहीं आ रही, 7 आई। आज आपसे कह रही हूँ, कांग्रेस की 5 सीटें नहीं आएंगी यूपी में। तो जितना भी शोर मचाना चाहे मचा ले, ठीक है। नहीं है, लोग देखने के लिए आते हैं, कुछ लाई भी जाते हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। कांग्रेस का तो कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। अखिलेश यादव लगातार के आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार पे, तो योगी सरकार तो कोई काम कर ही नहीं रही है। जो उन्होंने शुरू किया था उसका फीता काटा जा रहा है। देखिए, पत्थर लगा देना और काम कर देने में बहुत अंतर है। इसी तरह कांग्रेस कहती है दिल्ली में कि तो यूपीए ने शुरू किया था, एनडीए ने। भाई, आपसे मैं कहना चाहती हूँ, आपने जो काम शुरू किया वो कोपल भी नहीं बनी, हमने तो दरख्त बना दिए और उसको और बेहतर बनाया, योजनाओं को बदला। आपने जैसे चुनाव आए आपने जगह जगह पत्थर लगा दिए थे। यही बात पहले भी थी, जब संवित सरकार थी, तो मैं नाम नहीं लूंगी, उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे, हर जगह पत्थर लगा दिए। 30-30 साल से वो पत्थर पड़े थे, लेकिन उन पत्थरों पे कोई काम नहीं हुआ। सारे काम हमारी सरकार ने की। बांध देखिए,
बांधों को बनाना और आपके जो सिंचाई की व्यवस्थाओं को ठीक करना, सड़कों को बनाना, भवनों को बनाना, मेडिकल कॉलेजेस बना देना, ये कहाँ थे आप कहाँ थे? अखिलेश जी का कुछ पैरानॉइड हो गए हैं, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं लग रहा है कि बस मेरी सरकार बनी, पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब वोट देने का जाता है आदमी तो ये देखता है कि किसके रहने से गुंडई बढ़ेगी, किसके आने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, किसके आने से लोगों पे अत्याचार होगा। और जब ये सब देखेंगे तो सामने बसपा सपा आ जाएगी, क्योंकि दोनों के शासनकाल में और कुछ हुआ ही नहीं। सारे पद बिकते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग बिकती थी, सारी नौकरियां पैसे से मिलती थी, अपहरण इंडस्ट्री और सारे माफिए गुंडे सब सामने आ गए थे। तो अब स्वच्छ हो रहा है वातावरण योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के निर्देशन में। तो देखिए ये लोग सब समझे, जो उनको लगता है कि जातीय समीकरण, सामुदायिक समीकरण बनाकर हम जीत जाएंगे, पर अब ये 2014 के बाद ये नहीं होता। 2014 के बाद जो भी चुनाव होता है वो विकास के नाम पर होता है, और हमने विकास किया है। अगर दलितों की बात करें तो दलित कभी मायावती के वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी समेत कई ऐसे दल हैं जो उनके वोट बैंक में अब सेंधमारी कर रहे हैं। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि दलित हमेशा से ही बतौर वोट बैंक इस्तेमाल किए जाते रहे हैं? पहले किए जाते थे वोट बैंक, कुछ उनको मिलता नहीं था, सिर्फ डराया जाता था, समझाया जाता फलाना तुमको नुकसान कर देगा, हमको वोट दो। आपको मालूम है कि बसपा किस तरह से पावर में आई, गाली गलौज करके आई, किस तरह से अपर कास्ट को उन्होंने लड़ाया, जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति थे। लेकिन 2014 के बाद जब हमारे लोक कल्याणकारी नीतियाँ आई और उसमें शौचालय मिलने लगे, आवास मिलने लगे, उसमें आपको उज्ज्वला के चूल्हे दिए जाने लगे, जब उसमें आपको आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य के कार्ड दिए जाने लगे, ये सब किसको मिले? गरीबी की एक रेखा के नीचे लोगों को मिले। वो रेखा जो 2011 की सेंसस की रिपोर्ट में थी, हमने अपनी नीच सूची बनाई, वो सूची मायावती जी के कार्यकाल में बनी थी। जितने लोग उसमें हैं सबको इससे मिल रहा है। अब चाहे वो उसमें कौन है, अधिकांश दलित हैं, अति पिछड़े हैं और मुसलमान हैं। मुझे अफसोस होता है जब अकलियत कहती कि हमको क्या मिला। आप किसी गांव में चले जाइए, अगर गरीब मुसलमान आपको दिखेगा, बुरके वाली दिखेगी, तो आपको उसके पास ये सारी सुविधाएं मिलेंगी जो मैं आपसे कह रही हूँ। तो कहीं कोई भेदभाव नहीं था। तो अब आप जाइए किसी भी गांव में, आप किसी भी दलित से पूछिए कि भाई इससे पहले तुम्हें कुछ मिला, सब कहेंगे नहीं। लेकिन अब मिलना शुरू हुआ, स्वयं सहायता समूह उनके बन रहे हैं। उनको अभी जब कोविड आया तो जो विधवाएं थी, जो विकलांग थे, जो वृद्ध थे, उनके अकाउंट्स में धड़ाधड़ पैसा डीबीटी किया गया। तो अब वास्तव में अगर सच पूछिए तो जो केंद्र की या प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा मुसलमानों के लिए ही है। आप लोग बरगला नहीं सकते, क्योंकि शोषण समाप्त हुआ है। केंद्र सरकार ने SC ST पर होने वाले अत्याचार के जो कानून उनको और स्ट्रिंजेंट मजबूत कर दिया। कल पिछली सरकार ने SC ST के बच्चों को जो वजीफे मिलते थे उनको सस्पेंड कर दिया था। अब कल देखिए सारे वजीफों को शुरू करके फिर से उन लोगों के खातों में डाला गया है। तो मैं ये कहूँगी कि अब की अनुसूचित जनजाति 2017 में 19 में उन्होंने भाजपा को वोट दिया उसकी नीतियों पर फिर देगी। वहाँ तो टिकट बिकते हैं, अभी भी बिक रहे हैं, पता नहीं अभी भी लोग पैसा दे रहे हैं, अभी भी बिक रहा है। मैं तो रोज सुनती हूँ फलां ने इतना दिया, पता नहीं, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ अफवाह हो, लेकिन ये क्योंकि नियत है, आपको मालूम है उस पार्टी की, बिना पैसा लिए तो कुछ होता नहीं है। तो पैसा इकट्ठा करते हैं, उनको वोट की चिंता नहीं है। इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं। फ्री बिजली पानी देने का वादा भी किया है अरविंद केजरीवाल ने। यहाँ तक कि पंजाब में कहा है कि महिलाओं को 1000 रुपया महीना भी दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि जनता उनकी बातों को सुनेगी? देखिए, जिस पार्टी को पता हो कि हम सत्ता में नहीं आएंगे तो कुछ भी वादा कर सकता है। सितारे तोड़ लाएंगे, आपको स्पेस में फ्री भेज देंगे। उन्होंने ये भी तो कहा है सबको फ्री भेजूंगा उत्तराखंड में मंदिर देखने के लिए, अयोध्या। ये सारे जो हैं वो बड़बोलापन है और इनको पूरा करना नहीं है तो मैनिफेस्टो में कुछ भी ले आओ। उन्हें तो एक राष्ट्रीय दल का दर्जा लेना है और उस दर्जे को लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की कुछ नियम है। उन नियमों के अंतर्गत वो अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। शायद 4% वोट आनी चाहिए, ऑल इंडिया ऐसा कुछ है, मुझे ठीक से पता नहीं है। पर मैं जहाँ तक देख रही हूँ, ये कोई सरकार बनाकर लोगों को राहत देने के लिए नहीं, अपने दल को
राष्ट्रीय दल बनाने की कोशिश की जा रही है। वो मायावती भी पहले रह चुकी हैं, अब नहीं रह गई हैं। सपा ने भी कोशिश की थी, इनको भी कर लेने दीजिए। एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ है। 24 साल से अधिक वक्त तक आप कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। अगर आपकी बात करें तो आपका और राहुल गांधी का घर भी एक ही शहर में है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस से नाता तोड़ना पड़ा? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा, हम राजनीति में रोजी रोटी के लिए नहीं है। हमारी परंपरा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की। पिता 22 साल मंत्री और रहे, 50 साल तक भारत की राजनीति में चमकते रहे सितारे की तरह, लेकिन उन्होंने कभी एक पैसा अपने घर के लिए नहीं बनाया। तो हम कभी किसी मटेरियल लाभ के लिए नहीं आए। 3 बार रिजाइन किया, सरकार में आके 3 बार रिजाइन करना, जबकि दल बदल कानून भी नहीं था। तब भी 1980 में इंदिरा जी को छोड़ा तो पार्टी भी छोड़ी और अपना लोकसभा का सीट भी त्याग दिया। ऐसी परंपरा से जब उगते सूरज से मेरे पिता लड़ते थे, तो ऐसे में और क्यों लड़ते थे कि व्यवस्था को बदलना है। अब जब मैंने ये देखा कि कांग्रेस ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, कभी बसपा से समझौता, कभी सपा से समझौता, और वो भी समझौता कैसा, हम 50 सीट पर हैं, वो बाकी 350 सीट लड़ रहे हैं। तो ये असहनीय स्थिति थी। 5 साल तक मैंने जूझा, 2007 से 2012, और सोचिए बस जेल तक गई। मैं जिस घर में रहती थी जलाया भी गया। 17 मुकदमे मुझ पे लगे, क्योंकि मैं पहले मायावती जी और फिर अखिलेश जी के खिलाफ लड़ती रही। और एकदम से फिर जब चुनाव आने लगा तो पता चला कि हम समझौते में जा रहे हैं। जब हमने देखा कि यहाँ पर हर बार हम लोगों को झोंक कर और फिर समझौता ही करना है, तो मैंने ये सोचा कि अगर उत्तर प्रदेश को माफियावाद से निकालना है, अगर उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, तो राष्ट्रीय पार्टी होनी चाहिए। कांग्रेस है नहीं तो भाजपा है। तो मैं विकास के नाम पर पार्टी के साथ आई। आजकल राजनीतिक गलियारों में एक बात की चर्चा है, जब से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, तब से उन्होंने कांग्रेस के सफाया का ठान लिया है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ भ्रम हो गया है ममता जी को कि बहुत बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए। ठीक है, आपने बंगाल जीता, पर आपने किस तरह से जीता और आपका शासनकाल वहाँ कितना प्रिय या अप्रिय है, ये तो इतिहास लिखेगा। ये हम और आपने इसका मूल्यांकन करेंगे, इतिहास करेगा। लेकिन अगर वो ये सोचती हैं कि वहाँ से निकल के हम गोवा में घुस जाएं, हम वहाँ चले जाएं और कांग्रेस को नकार दें और भाजपा को गालियाँ दें, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें वो सफल होंगी। लेकिन कांग्रेस तो वास्तव में समाप्त है, उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी ले चुकी है राष्ट्रीय स्तर पर। ममता जी कभी भी राष्ट्रीय पार्टी होंगी नहीं। और आप देख लो, ये दौर आ रहा है जब राष्ट्रीय पार्टियों को ही लोग तरजीह देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी की सोच व्यापक होती है, राष्ट्र को के संदर्भ में होती है। क्षेत्रीय पार्टियां अपने बारे में सोचती हैं। हमेशा तो ममता जी लड़ती रहती, बंगाल का ये नहीं तो पानी नहीं, तो वो कभी भी उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सोचा ही नहीं। तो इसलिए पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कैसी हो, पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे इसकी इकोनॉमी को बेहतर किया जाए, कैसे सामाजिक सरोकारों को मजबूत किया जाए, इन सब बातों को अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसीलिए ये कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन अभी 50 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, महत्वपूर्ण पार्टी और शासकीय पार्टी रहने वाली। तो क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है? जिस तरीके से वो लगातार कभी उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार से मुलाकात करती हैं, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को कोई दैवी शक्ति नहीं प्राप्त है कि वो विपक्ष में रहेंगे। दैवी शक्ति तो उनको भी नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं है, पर दैवी शक्ति का सदुपयोग करने वाला हमेशा रहता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी, उनको भी दैवी शक्ति है कुशल नेतृत्व करने की, और कुशल नेतृत्व में अब 10 साल होने वाले हैं कुछ दिनों में, तो उन्होंने तो अपने आप को सिद्ध किया है। लेकिन उन्होंने तो एक आउटसाइड एजेंसी को बुक कर रखा है, एक कोई बाहरी विशेषज्ञ है। और राजनीति आजकल अपने दिमाग से नहीं, किसी और के दिमाग से कर रही हैं, और वो उनको कहाँ ले जाके डुबोएगा उनको अंदाज नहीं है। अभी हम लोग वो जेल चुके हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। हम अपनी बातों में बात रखते हैं। वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, अपने प्रदेश को संभालें, और अगर बाहर भी निकलना चाहे निकले, उनको अपने आप जवाब मिल जाएगा। आ रहा है चुनाव, अपने आप जवाब मिल जाएगा।
यूपी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो योगी जी जिन्ना की बात करते हैं, उससे पहले अखिलेश यादव भी जिन्ना को लेकर आ चुके हैं। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार कभी जिन्ना और कभी तमाम लोगों की जिक्र हो रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान, और दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य का भी एक बयान आ गया कि अयोध्या काशी में तैयारी जारी है, मथुरा अभी बाकी है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, ये सच है? देखिए, बड़ा दुखदाई है अगर हम महात्मा गांधी के आगे खिलाकर जिन्ना को खड़ा करें, या हम सरदार पटेल के बराबर लाकर जिन्ना को खड़ा करें, या जवाहरलाल नेहरू के भी किनारे बराबर ला के खड़ा करें, तो इससे ज़्यादा मैं समझती हूँ कष्टप्रद बात नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति के कारण देश का विभाजन हुआ, जिस व्यक्ति के कारण 20 लाख लोग मारे गए दोनों तरफ, ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं कि भारत को उसने आज़ाद किया? इतिहास को बिना पढ़े बिना जाने इस तरह का बयान देना पूरी तरह से असंगत था। उन्हें क्षमा मांग लेनी चाहिए थी, कोई बुराई नहीं, अगर नहीं मालूम था क्षमा मांग लेते। उन्होंने गलत किया, और अगर गलत कहेंगे तो देखो ये राजनीति है। अगर एक राजनेता के मुख से गलत बात निकलेगी, हमसे अगर उच्चारण गलत हो जाता है तो उसकी चर्चा 2 दिन तक होती रही है कि देखिए इन्होंने अपेक्षित को अपेक्षित बोल दिया। तो इसलिए कोई भी नेता कुछ बोलता है तो उसके रिपरकशन सोच के बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अब जहाँ तक आपने बात करी कि ध्रुवीकरण, तो निश्चित रूप से जो छोटी पार्टियां हमेशा ध्रुवीकरण करती हैं, कभी जात के नाम पे करती हैं। यूपी में तो जाति का सबसे प्रबल प्रभाव रहा है, जिसको कि 2014 और 17 और 19 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व ने तोड़ा है, भंग किया है। लेकिन जाति समीकरण फिर बनाना, समुदायों के साथ बैठकर अपना समीकरण बनाना, ऐसी उद्वेलित बातें करना, ये सब तो सपा का चरित्र रहा है। लेकिन जनता इसको नकार चुकी है और आप देख चुके हैं। अब जहाँ तक आपने केशव मौर्य जी की बात कही, उन्होंने अपनी एक मन की बात कही है। बहुत सारे लोग अपने मन की बात कहते हैं। अब इस पे क्या सरकार का क्या है दृष्टिकोण, ये तो बाद में ही सामने आएगा। लेकिन ये सत्य है कि मथुरा का सौंदर्यीकरण हो रहा है। अब ये तो नहीं कहा गया है कि किसी चीज़ को तोड़ के हम बनाएंगे। आखिर उन्होंने काशी विश्वनाथ की बात कही, तो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर के लिए अगर कोई चीज़ें हटाई गई तो छोटे छोटे मंदिर ही हटाए गए। 200-250 मंदिर जो छोटे छोटे थे उनको हटाकर और वहाँ पर इसको बनाया गया है। हमने तो कोई मस्जिद नहीं तोड़ी वहाँ पर। तो अगर मथुरा का सौंदर्यीकरण उन्होंने, अगर भव्य मंदिर वहाँ बन रहा है, बनता है, या उसका तो प्राधिकरण बन चुका है, तो मथुरा का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, मंदिर का भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए। इसमें किसको शक हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये भावुक बातें हैं, उनके मुख से निकली हैं। लेकिन जहाँ तक इस चुनाव का प्रश्न है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास के नाम पर होगा, ईमानदार नेतृत्व के नाम पर होगा, मोदी जी और योगी जी के नाम पर होगा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के नाम पर होगा, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के नाम पर होगा। कोरोना में गांव-गांव घूमकर जो हम लोगों ने प्रयास किया, जो हम लोगों ने लोगों को राहत पहुंचाई, उसके नाम पर होगा। और अब टीकाकरण में बढ़ चढ़कर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घर घर जा रही है, घर घर दस्तक का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें हम लोग जुड़ गए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर गाँव से 2-2 हम लोगों ने स्वास्थ्य मित्र तैयार किए हैं। ईश्वर ना करे अगर फिर से कोरोना आता है तो उनको तैयार किया गया है कि इमीडिएट तत्काल में किस प्रकार से एक मरीज को राहत दी जा सकती है, कैसे उसको लिंकअप किया जा सकता है। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं और इन कामों के बूते आएंगे। सिर्फ जात और धर्म के नाम पर हम नहीं आते, हम काम के नाम पर आते हैं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.